हेलो, वेलकम टू आई फ्लाई। तो हम लोग गेट के रिस्पांस सेट की बात कर रहे थे। गेट के सॉल्यूशंस हमने सॉल्व किए थे, तो उसी को आगे प्रोसीड करते हुए आज हम लोग गेट का अगला पार्ट माइक्रोबायोलॉजी के फुल पेपर का डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट स्लाइड में मैं विजिबल करवा रहा हूँ। आपको ये विजिबल होगा, आप देख लीजिएगा। आप आई फ्लाई के साथ ऐसे ही हम रेगुलर, चाहे वो गेट की बात हो या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो उसकी तैयारी आप शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। तो आई फ्लाई आपको सेफ एजुकेशन और सेफ टीचिंग देता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके, एक मिनट में अपना पॉइंटर ऑन कर लूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स इज एसोसिएटेड विथ बैक्टीरियल स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्ड। तो सबसे पहले हमें बैक्टीरियल स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्ड होता क्या है ये समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आएंगे। बैक्टीरियल स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्ड, तो उसका टिपिकल डेफिनेशन ये दिया हुआ है। बैक्टीरियल स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्ड इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एक टाइप की ये क्या होता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, बैक्टीरिया को हेल्प करता है सर्वाइव करने में, हेल्प करता है सर्वाइव करने में जब एडवर्स कंडीशन होते हैं या फिर स्ट्रेस वाला कंडीशन होता है। एडवर्स कंडीशन है सपोज कीजिए, या फिर कोई स्ट्रेस वाले कंडीशंस हैं, या स्टारवेशन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे न्यूट्रिएंट की डिप्रीवेशन हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया में एक टाइप का रिस्पॉन्स पाया जाता है, जिसमें एक टाइप का एंजाइम जो आपका इन्वॉल्व होता है, रेल ए टाइप का एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, जीडीपी और जीटीपी को ऐड करके क्या बनाता है आपका, ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। और इससे जो मिलने वाली एनर्जी है, उन एनर्जी का यूज़ वो क्या करता है, ग्रोथ वगैरह को डाउन रेगुलेट कर देता है, क्योंकि ग्रोथ में बेकार की एनर्जी वो वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो उस एनर्जी का यूज़ अपने क्या करता है, सर्वाइवल में लगाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट इज एसोसिएटेड विथ बैक्टीरियल स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट। ये ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक टाइप का एंजाइम होता है, रेल ए या रेल क्यू भी जिसको बोलते हैं, जो कि जब जब कभी भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है या न्यूट्रिएंट डिप्रीवेशंस होती है या जब कभी होम्योस्टेसिस की ज़रूरत पड़ती है, तब बैक्टीरिया क्या करते हैं, जीडीपी और जीटीपी को ऐड करके, इसमें एक एनर्जी, एक एटीपी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, जो कि एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो टोटल में यहाँ पे ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, और इसका काम क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स का स्ट्रेस है उसको मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, जो जिस एनर्जी का यूज़ वो क्या करते हैं, रैपिड ग्रोथ में करते थे, उस एनर्जी का यूज़ अब वो अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं। ये देखिए, उसका ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट का टिपिकल फंक्शंस भी दिया है। ये आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को डाउन रेगुलेट कर देता है, ताकि इसका जो यूज़ है वो नए टीआरएनए या प्रोटीन के फॉर्मेशन में ना हो सके। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने वाले जीन और अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस वाले पाथवे को अप रेगुलेट कर देता है, ताकि स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो सके। एज वेल एज ये सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ताकि आपकी एनर्जी को क्या किया जा सके, कंजर्वेशन किया जा सके। तो ये सारी जो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स एक टिपिकल क्वेश्चन था, और ये स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स एक टाइप का रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, जिसमें बैक्टीरिया के बॉडी में रेल ए टाइप का एंजाइम पाया जाता है, जो कि जीडीपी और जीटीपी को जोड़ के ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जैसे कि चाहे वो अप रेगुलेशन हो स्ट्रेस रिस्पॉन्स वाले जीन्स का, और चाहे वो डाउन रेगुलेशन हो सेल ग्रोथ एंड डिवीजन का। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता था आपका, ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। ठीक है, ये आपके टिपिकल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। आपको जीके बेस्ड अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आप ये भी देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया इज एमिंग टू बी फ्री फ्रॉम tuberculosis बाई 2025। वन ऑफ द की अप्रोचेस फॉर दिस प्रोग्राम इन डॉट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स। कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो बोली हैं वो कुछ मतलब की है नहीं। यहाँ पे आपको डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता था तो आप कर सकते थे। डॉट्स बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस
टीबी जो आप जानते होंगे, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हो गया है, इसमें बहुत खांसी आती है लोगों को। तो इसके लिए WHO ने एक प्रोग्राम, एक थेरेपी निकाली थी, जिसको क्या बोलते हैं, डॉट्स बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ये बेसिकली इसमें क्या करते हैं, WHO के द्वारा एक प्रोग्राम जारी किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, टीबी के पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए फैकल्टीज़ प्रोवाइड करती है या हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, जो कि क्या करते हैं, उसको टाइम टू टाइम उसके जो मेडिकेशंस है वो उसको प्रोवाइड करते हैं, और वो उनके अंडर सुपरविज़न में सारी एक्टिविटीज़ अपने परफॉर्म करते हैं, ताकि उनमें कोई ड्रग रेसिस्टेंट या ट्रीटमेंट फेलर का इशू ना आए। तो ये WHO के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव था, जो कि टीबी को 2025 तक टीबी से क्या करना था, टीबी से फ्री करना था इंडिया को। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम लाया था, डॉट्स, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये आप उसका डायग्राम भी देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। रेफरल सिस्टम, जिसमें पब्लिक मिक्स डॉट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स होता है, क्वालिटी एश्योर सिस्टम, ये आपको क्वालिटी को एश्योर करता है। ठीक है, उसके अलावा सिस्टम फॉर फोरकास्टिंग, एंटी टीबी वगैरह के यहाँ पे कुछ आपको शो दिखाई जाते हैं। सिस्टम फॉर टीए प्रोविज़न, तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है टीबी डॉट्स के अंदर में, जो कि WHO के द्वारा और रिकमेंडेड एक टाइप का क्या है, स्ट्रेटजी या फिर थेरेपी ट्रीटमेंट है फॉर टीबी पेशेंट्स। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी टिपिकल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, आप इसको इजीली कर सकते थे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये आपके बहुत कम समय लेने वाले क्वेश्चन है, इसमें हम सीधे जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, बाकी मेमोरी बेस्ड है तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे एक मैच द कॉलम दिया हुआ है, जिसपे आपको कॉलम नंबर 1 में कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं, और कॉलम 2 में इनके इन्वायरमेंटल नीड्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये टेम्परेचर और प्रेशर के बेस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे उनका इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। जैसे कोई बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग थर्मोफाइल या हाई थर्मोफाइल या साइक्रोफाइल के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर के थर्मो यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर वाले नॉर्मल में रहने वाले बैक्टीरिया को थर्मोफाइल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में रहने के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको प्रेशर के लिए हम लोग बैरोमीटर जनरली यूज़ करते हैं, तो उसका बैरो ले लिया गया, और उसके रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए फाइल यूज़ किया गया। तो बैरोफाइल क्या हो जाएंगे, प्रेशर से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप 2-3 चीज़ों में अगर आपको आइडिया रहता तो आप डायरेक्टली उसको पिक कर सकते थे। जैसे बैरोफाइल, तो बैरोफाइल प्रेशर से रिलेटेड होगा। जैसे बैरोफाइल है प्रेशर ग्रेटर देन आपका 380 एटमॉस्फेयर। तो एक ही ऑप्शन में प्रेशर वाला था, तो क्यू का फर्स्ट हो जाएगा। तो क्यू का फर्स्ट किस ऑप्शन में दिया था, क्यू का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया था। तो आप यहीं से सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। हालांकि हम बाकी भी देख लेते हैं, तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। वैसे ही एक टर्म दिया हुआ है हेलोफाइल। हेलोफाइल बेसिकली हम लोग सॉल्ट वाले इन्वायरमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी हैलाइन वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, जब हम लोग फ्रेश वाटर का डिवीज़न करते हैं तो मराइन वाटर होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर होता है। तो वैसे ही जहाँ पर आपके सॉल्ट का कंसनट्रेशन 0.6 के अराउंड होता है, तो उस इन्वायरमेंट को हम लोग या उस वाटर को हैलाइन वाटर बोलते हैं। ठीक है, और उस जगह पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफाइल बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको पिक कर सकते हैं। तो हेलोफाइल में सॉल्ट कंसनट्रेशन एक ही जगह पे आपको दिख रहा था, एस का 5। हालांकि आपके ऑप्शन में एस का 5 ये देखिए आपका दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन में ही। तो आप बाकी चीज़ें इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो 2 ऑप्शन के बेसिस पे आप अपना आंसर करेक्ट कर सकते थे। बाकी भी देख लेते हैं। ये देखिए सैक्रोफाइल्स आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये आपका किस टेम्परेचर में रहते हैं, -5 से लेकर, ये -5 इसको मानेंगे, से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में साइक्रोफाइल्स रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। मीज़ोफाइल्स है, नाम से ही क्लियर है, वो बीच वाले टेम्परेचर में सर्वाइव करेंगे, जो कि 15 से लेकर 45 के आसपास होगा। 15 टू 45, ठीक है। थर्मोफाइल्स होंगे वो आपके 43 के आसपास से लेकर ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव करते हैं। और हाइपर थर्मोफाइल्स, हाइपर नाम से ही क्लियर है, ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में रहेंगे ये। तो ये लगभग आपका 67 के आसपास से लेकर 105 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं।
तो मेसोफाइल का देख सकते हैं। मेसोफाइल का आपका क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा सेकेंड। ये 15 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमने लिख रखा है, और बाकी आप इससे मैच कर सकते थे। तो इस हिसाब से इसका बेस्ट आंसर कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। अगर आपको मीज़ोफाइल का मतलब समझ आ रहा है, मीज़ो मतलब बीच वाला टेम्परेचर हो जाता, तो बीच वाला टेम्परेचर ये दिया हुआ है, ठीक है। बैरोफाइल देख सकते थे प्रेशर वाला, हेलोफाइल से आप कनेक्ट कर सकते थे सॉल्ट कंसंट्रेशन को, और साइक्रोफाइल्स अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप, अगर आप ये तीन चीज़ें कर लेते तो आपको आंसर यहीं से मिल जाता। तो ये भी आप बहुत ही ईजी वे में कर सकते थे। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बेसिकली, यूज्ड अ मीट इन्फ्यूज न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, मीट इन्फ्यूज्ड एक न्यूट्रिएंट मीडियम लिया था। इन्फ्यूज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम, ये बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी से ही टिपिकल क्वेश्चन है, जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ की स्टडी की थी हम। माइक्रोब्स की ग्रोथ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, एक माध्यम चाहिए होता है, जिसमें क्या होते हैं, उसके लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, जो भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ग्रो करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर मीडिया के नाम से जानते हैं। ये कल्चर मीडिया अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग, जैसे जनरली हम लोग अगार अगार न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग ब्लड अगार भी यूज़ करते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मीट इन्फ्यूज न्यूट्रिएंट मीडिया मतलब एक ऐसा कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया था जो कि मीट से बना था, ठीक है। उसमें मांस थे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए यूज़ किए गए थे। तो ये किस पर्पज़ के लिए किया गया था, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टू ग्रो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये टिपिकल इनका एक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस पर्पज़ के लिए किया था, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसके बेसिस पे इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी चीज़ें, डेमोन्स्ट्रेट प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर, एयर में ग्रो कर रहा है तो उसको फिर मीडिया क्यों प्रोवाइड करेंगे भाई, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन अप्रोच, स्टेरिलाइजेशन में मीट में क्यों ग्रो करेंगे, स्टेरिलाइज करने तो एक अलग प्रोसेस हो जाएगा, है ना। स्टेरिलाइजेशन में बेसिकली तो हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करते बल्कि उनको क्लियर करते हैं, ख़त्म करते हैं, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे ना। टू डेमोन्स्ट्रेट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ सॉइल आइसोलेट, तो सॉइल आइसोलेट की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम बैक्टीरिया को ग्रो क्यों करेंगे भाई। तो ये कोई इसका ऑप्शन इसमें से रिलेवेंट थे, बाकी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही था। इनमें इन्होंने डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए किया था, और एक थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसको आप लोग रॉबर्ट के कोच पोस्टुलेट के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का मैंने स्लाइड आगे की स्लाइड में रखा है, तो आप उससे थोड़ा देख सकते हैं। ये कोच ने उसके बेसिस पे पोस्टुलेट्स दिए थे, ये उन्होंने ग्रोथ किया था। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 A penicillin sensitive Escherichia coli population is exposed to a lethal dose 200 microgram per ml of penicillin, assuming density independent mortality. Which one of the following relationship would describe the number of surviving bacteria n over time t? तो कुल मिला के कहानी ये है कि पेनिसिलिन आपको पता होगा सबसे पहला बनाया गया क्या था, एंटीबायोटिक था, जिसको किसने बनाया था, इसको बनाया था आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनको क्या किया था, सबसे पहले बनाया था जब कोई वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने बनाया था। ये पेनिसिलिन बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है, पेनिसिलियम नोटेटम, इनसे क्या किया जाता है, ये ऑब्टेन किया जाता है। तो क्वेश्चन टिपिकल ये है कि एक इशरिचिया कोलाई है ना, एक टाइप का क्या है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, जो कि क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है कहीं पे। तो उस पर क्या किया कि हमने एक लीथल डोज डाला। लीथल डोज कितना डाला, 200 माइक्रोग्राम पर ml हमने किसका डाल दिया, पेनिसिलिन को हमने क्या कर दिया, डाल दिया इशरिचिया कोलाई के पॉपुलेशन में।
तो अब क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि यहाँ पे डेंसिटी इंडिपेंडेंट मॉर्टेलिटी होगी, मतलब डेंसिटी पे डिपेंडेंट कोई डेथ रेट नहीं होगा, कोई डेंसिटी पे डिपेंडेंट डेथ रेट यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा, हमको डेंसिटी इंडिपेंडेंट मॉर्टेलिटी देखने को मिलेगी। तो इस बेस पे यहाँ पे आपको किस टाइप का ग्राफ मिलेगा ये पूछा गया है। अगर एक्स एक्सिस पे आपको एन रखा जाए और वाई एक्सिस पे आपको टी रखा जाए, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, तो इस कंडीशन में आपको किस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा ये पूछा गया है। तो इसका कंसेप्ट पहले समझते हैं। देखिए, कोई सबसे पहले अगर कोई पेनिसिलिन सेंसिटिव एस्चेरिचिया कोलाई पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू अ लीथल डोज ऑफ पेनिसिलिन विच इज 200 माइक्रोग्राम पर एम एल, द बैक्टीरिया डाई एट कांस्टेंट प्रोपोर्शनल रेट ओवर टाइम। तो ये क्या होंगे, जो बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई है वो अगर डेंसिटी इंडिपेंडेंट क्योंकि मॉर्टेलिटी है, तो ये कांस्टेंट वे में क्या करना स्टार्ट होंगे, डेथ इनका स्टार्ट होना हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंटली क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ सपोज कीजिए एस्चेरिचिया कोलाई सर्वाइव कर रहे हैं, तो उतने ही नंबर में क्या हो जाएंगे, वो डेथ होना भी चालू हो जाएंगे। तो इनका जो नंबर ऑफ डेथ या नंबर ऑफ सर्वाइविंग एस्चेरिचिया कोलाई है वो क्या हो जाएगा, टाइम में अगर प्लॉट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट डेथ रेट हमको देखने को मिलेगा, जो कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट मॉर्टेलिटी को शो करेगा। तो इस टाइप के डिक्लाइन या जो नंबर में डिक्रीज होंगे जो सर्वाइविंग बैक्टीरिया के, सपोज करो पहले 500 थे, तो अब उसमें से 250 सर्वाइव किया और 250 का डेथ हो गया, ठीक है। तो 250 का डेथ हो गया, वो तो अब काउंट नहीं होने के, अब 250 में से क्या हो जाएंगे आपके, 250 का आधा कितना होगा, 250 का आधा आपका हो जाएगा 125। तो 125 सर्वाइव करेंगे, 125 डेथ हो जाएंगे। तो कंटिन्यू क्या होते जा रहा है, इनका ग्राफ आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू जी ये है, वो ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का मिलेगा, और ऐसे टाइप के ग्रोथ को हम लोग क्या, ऐसे टाइप के डिक्लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल डिके बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, जैसे आप लोग ग्रोथ मॉडल सुने होंगे, तो ग्रोथ मॉडल में दो टाइप के मॉडल लिखते हैं। एक तो आपको जे टाइप का मिलता है जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, आप लोग इकोलॉजी में ये जरूर पढ़े होंगे। और दूसरा होता है आपका सिग्मॉइड ग्रोथ या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसको बोला जाता है, जिसमें कैरिंग कैपेसिटी पाई जाती है, जो कि क्या कर देती है, ग्रोथ को लिमिट कर देती है। तो इस टाइप की ग्रोथ अगर हो रहा है तो उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल रहे हैं, और इसी टाइप के अगर डिके होगा, मतलब इसी टाइप सेम इसी वे में क्या होंगे, नंबर में कमी आएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल डीके बोलेंगे। तो कुल मिला के आपको जो ग्राफ मिलने वाला है वो इसी टाइप का मिलेगा, ठीक है, उल्टा जे शेप्ड, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट। एक्सपोनेंशियल आपको ग्राफ दिखाई देने को मिलेगा। आई थिंक इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 या 71, ठीक है। A bacterium obtains energy from a chemical source by the oxidation of reduction NO2 minus, जिसको आप लोग नाइट्रेट बोलते हो, with carbon dioxide as the principal carbon source. Which one of the following nutritional group does this bacterium belong? यहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन है भैया, बैक्टीरिया को हम लोग अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना, कि बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से वो क्या कर रहा है, ऑब्टेन करता है, या तो वो खुद बनाता है या दूसरे से बनाता है। अगर खुद बनाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं या सॉपोसी बोलते हैं, और अगर दूसरों से मिल रहा है तो वो क्या हो जाता है, हेट्रोट्रॉफ्स हो जाता है। ये दो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं। अब ऑटोट्रॉफ है तो ऑटोट्रॉफ को भी फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वो सनलाइट से अपना एनर्जी ले रहा है कि केमिकल एनर्जी से अपना न्यूट्रिएंट या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बेसिस पे उसको, अगर सनलाइट से ले रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। जैसे आप लोग साइनोबैक्टीरिया वगैरह देखे होंगे भैया, वो क्या करता है, ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल सनलाइट का यूज़ करके क्या बनाते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं, तो वो फोटो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, केमिकल से क्या करते हैं, केमिकल्स जैसे नाइट्रेट है या नाइट्राइट है, इनका यूज़ करके क्या करते हैं, अपना एनर्जी बनाते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं कुल मिला के। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में रखते हैं। कीमो इसलिए क्योंकि उन्होंने केमिकल्स का यूज़ किया एनर्जी बनाने के लिए, और खुद बनाया, इसलिए ऑटोट्रॉफ। तो ये बेसिकली इसके टिपिकल एग्जाम्पल आप लोग नाइट्रोबैक्टर वगैरह देखते हैं। नाइट्रोबैक्टर जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जब नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नाइट्रेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो होते हैं नाइट्रोबैक्टर्स। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और कुछ मेथेनोजेंस।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो ये टिपिकल आपको क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन था। हम लोग न्यूट्रिएंट के बेसिस पे या न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को अलग अलग क्लास में क्लासीफाई करते हैं, जैसे फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो हेट्रोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप से कीमो हेट्रोट्रॉप्स। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया था नाइट्रेट के यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कुल मिला के केमिकल का यूज़ करते हैं, ये तो क्लियर था। तो आप पहले के दो ऑप्शन पहले ही कट करते थे और खुद अगर अपना बना रहे हैं तो वो क्या हो जाते, कीमो ऑटोट्रॉप्स हो जाते। कीमो हेट्रोट्रॉप्स तब आते जब वो किसी और से एनर्जी ऑब्टेन करते। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप इसके आंसर कीज मैच कर लीजिएगा। मैं आंसर कीज मैच कर लिया हूँ और जो सही हो रहे हैं उनको ही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको कोई आंसर की में इशूज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72। The origin of Escherichia coli chromosome on the genetic map is shown. Bidirectional replication is a feature of this system. Both replication forks move at the same time, same rate. Which one of the following sequence of replication of gene is करेक्ट? तो कुल मिला के यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया है वो आपका जेनेटिक मैपिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जीन मैप आप लोग सुने होंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसीरिचिया कोलाई के क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। ये अगर उसका जीन है और यहाँ पे साइट ऑफ ओरिजिन दिखाया गया है, और आपको कुछ जानने की नॉलेज ना भी हो तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि इसीरिचिया कोलाई में है वो किस टाइप का आपका वो होता है, सॉरी किस टाइप का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है आपको इसीरिचिया कोलाई में। बाई डायरेक्शनल देखने को मिलता है। ये देखिए बाई डायरेक्शनल, ये साइट ऑफ ओरिजिन है। तो एक फोर्क इधर बनेगा, दूसरा फोर्क इधर बनेगा, मतलब एक क्या बनेगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, एक क्या बनेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो अब क्या है, ये सेम स्पीड से और सेम टाइम पे ये क्या कर रहे हैं, दोनों साइड मूव कर रहे हैं ओरिजिन, साइट ऑफ ओरिजिन से। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का जीन सीक्वेंस आपको मिलेगा। तो इसका कंसेप्ट ये है कि कोई भी जीन जितना पास होगा, सपोज कीजिए ये साइट ऑफ ओरिजिन है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, ठीक है। तो ये साइट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट होना है इसको। तो कंसेप्ट ये है कि दोनों साइड क्या होगा, सेम स्पीड से ये क्या करेगा, रन करेगा, क्योंकि बाई डायरेक्शनल इसमें क्या होना है, रेप्लिकेशन होना है। तो कंसेप्ट ये है कि पास वाले जो जीन है वो सबसे पहले बनेंगे, फिर उससे दूर वाले, फिर उससे दूर वाले, फिर उससे दूर वाले। तो सबसे पास में आपको कौन सा जीन दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो ए बनेगा। उसके बाद आपका इधर से बी पास में है कि जी पास में है, तो ओरी से बी थोड़ा दूर हो जाएगा, जी पास आ जाएगा। तो उसके बाद जी बन जाएगा। फिर आपका अब बचा एफ और बी, तो अब तो बी पास में होगा। उसके बाद क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा, तो ए जी बी बन गया। फिर आपका क्या बनेगा, बी के बाद आपके सी दूर में हो जाएंगे ओरी से सी का डिस्टेंस इतना हो जाएगा और एफ का डिस्टेंस इतना। तो बेसिक सी बात है, आपको दिखाई दे रहा होगा एफ क्या है, आपके नज़दीक में है। अब एफ के बाद अगली बारी किसकी आ जाएगी, सी की आ जाएगी, तो एफ के बाद सी। अब उसके बाद ओरी से लेकर हम लोग अगर डी की डिस्टेंस देखें और इधर से देखें ई की डिस्टेंस, तो आपको दिख रहा होगा डी की डिस्टेंस क्या है, कम है। तो डी पहले बनेगा क्योंकि ये डी तक पहले पहुंच जाएगा। अब और ये जो है वो ई के बाद यहाँ पे आएगा, तो अब लास्ट में क्या बनेगा, ई बनेगा। तो आपका ये वाला सीक्वेंस आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे मैच हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपके ए सी एंड डी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिक सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। कॉन्सेप्ट नहीं भी पता होता तो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होना है और सेम स्पीड से होना है। तो ये सेम स्पीड से मूव करेंगे तो जो पहले आएंगे वो पहले आएंगे और उनका पहले रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस मिल गया है। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप गो थ्रू यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस आपको मिल जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। Which of the following site is are the location of ATP generation through oxidative phosphorylation in Escherichia coli? ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन इसको मैं मानूंगा, इजीएस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप यहाँ पे कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं जिसमें आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आप पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, एटीपी की जनरेशन होती है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, जिसको हम लोग क्रेब साइकिल से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है, आप लोग को पता होगा, एनिमल सेल की बात करें तो। लेकिन
इशरिचिया कोलाई बोला गया है, और ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, इशरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है। तो आप जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, आपको पता होगा। एक तो आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक तो इनर मेम्ब्रेन होता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, या फिर मैं बात करूं आपके एटीपी सिंथेटेज F1 पार्टिकल की, ये सारे क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और आप लोगों ने एक थ्योरी तो ज़रूर सुनी होगी जिसका नाम होता है एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। एंडी सिम्बायोटिक थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या हुआ था सबसे पहले हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्या हुआ था, एक एसोसिएशन में आया, और जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वो फिर इसके अंदर एंट्री कर लिया और इसी के साथ जब उसको बेनिफिट हुआ तो वो इसी के साथ रहने लगा, और वही हमें आज माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो एक साइनोबैक्टीरिया रहा होगा जो एक सेल में इंटर कर गया और सेल के अंदर में रहने लगा, और उसके लिए क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में एनर्जी बना के देने लगा। तो ये भी क्या हो गया, एक हमारा क्लोरोप्लास्ट की तरह आज हमारे बॉडी में यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इस बात के बहुत सारे प्रूफ हैं। ये प्रूफ हैं कि इनके पास खुद का जीनोम होता है। तो जीनोम खुद का है, दैट मीन्स ये कोई ऑर्गेनिज्म रहे होंगे तभी इनके पास खुद का जीनोम है, डीएनए या आरएनए जो भी पाया जाए। एज वेल एज इसमें स्पेशल टाइप के 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम मतलब आपको पता होगा कि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है। यूकैरियोट में 80S मिलते हैं, तो इसके अंदर में 70S मिल रहा है, दैट मीन्स ये बैक्टीरिया रहे होंगे। तो अगर ये बैक्टीरिया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जब इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, तो ये चूंकि बैक्टीरिया ही था, तो बैक्टीरिया के भी इनर मेम्ब्रेन में ही क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होगी। तो आप यहीं से पिक कर सकते थे आपका ऑप्शन नंबर ए, इनर मेम्ब्रेन ओनली। आपके ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन। आपको कंफ्यूजन वैसे भी इन्हीं दोनों चीज़ों में हो सकती थी, दोनों इनर और आउटर में तो नहीं होना था। मीजोसोम बेसिकली आप जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका इनर मेम्ब्रेन कुछ ऐसा फोल्ड होकर कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको मीजोसोम बोलते हैं, तो उसकी कहानी यहाँ तो नहीं थी। तो आप दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे, आपको इनर और आउटर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, जो आप कन्फ्यूजन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू क्लियर कर सकते थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, जहाँ पे देख सकते हैं ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन में आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, आपका एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली कर सकते थे। ये टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है आपके मेटाबोलाइट से, ठीक है, मेटाबॉलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ से भाई आपके टोटल में 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 74 से लेकर 84 तक। अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे वो 8 मार्क्स के थे, और अभी आप जो क्वेश्चन करेंगे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये बेसिकली आपके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस क्वेश्चन बड़ा बनाया गया है, उसमें कंसेप्ट छोटा है और आप इजीली उसको कर सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। एक मिनट, हम इंक थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यही कलर थोड़ा बोरिंग लग रहा है, अब दूसरा कलर बदल लेते हैं। ओके, ब्लू कलर कर लिए, ठीक है। ये अच्छा है। द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन एन एनिमल इन्वॉल्व्स द generation of antibodies against an invading bacterial pathogen. The following graph represent antibodies titer levels in mammal exposed twice in a pathogen. Which one of the following options correctly pairs antibodies peak 1 and peak 2 in the graph? तो आप माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन कर रहे हो और आपको एंटीबॉडी या इम्यून रिस्पॉन्स का क्वेश्चन ना दिखे, ये बहुत रेयर होता है। इससे हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के टिपिकल क्वेश्चन आपका पूछा गया है इम्यूनोलॉजी से, जिसमें से पर्टिकुलर आपको एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इसमें आपके एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, जिसपे एक बैक्टीरियल पैथोजन का इन्वेजन कराया गया है 2 बार, ठीक है। एक बार फर्स्ट एक्सपोजर यहाँ पे हुआ है, दूसरा एक्सपोजर यहाँ पे हुआ है, और उसके बेसिस पे एंटीबॉडी टाइटर आपको वाई एक्सिस में दिया हुआ है और एक ग्राफ बनाया गया है जिसमें आपको 2 पीक दिखाई दे रहे हैं, पीक 1 और पीक 2। तो ये पीक 1 और पीक 2 किस टाइप के एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी या किसके लिए ये पीक 1 और पीक 2 यहाँ पे आया है, ये आपको क्या करना है, ऑप्शन देख के आपको मैच करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सा बनता है हमारे बॉडी के अंदर में जब इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो फर्स्ट एंटीबॉडी आपका कौन सा बनता है, आपका बनता है, आपको पता होगा, एम एंटीबॉडी, जिसको हम लोग IgM के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला एक्सपोजर हुआ तो जो पहला पीक बना वो तो आपका किसका होगा, IgM का होगा, ये तो आप श्योर हो गए, ठीक है। IgM
तो आप देख लीजिए पीक 1 में आईजीएम आपको ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है, बाकी सारी चीज़ें आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते थे। आपको एक छोटा सा नॉलेज होता कि इम्यूनोलॉजी में सबसे पहला एंटीबॉडी, इसके बच्चे बच्चे भी जानते होंगे, ये जीके का भी क्वेश्चन है कि पहला एंटीबॉडी कौन सा बनता है, आपका आईजीएम बनता है। तो ये आप यहाँ से करेक्ट कर सकते थे। उसके अलावा दूसरा जो आपका रिस्पांस देखने को मिलेगा सेकेंड एक्सपोजर में, तो पहले मैं सपोज करो कोई बैक्टीरिया एक बार आया, ठीक है, आप में इम्यूनिटी क्रिएट कर दी, फिर वो गायब हो गया। तो अब दूसरे बार जब कभी उस बैक्टीरिया का आपके बॉडी में एंट्री होगी, तो वहाँ आपके बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे, बी सेल प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग मेमोरी बी सेल बोलते हैं। तो अब ये रिस्पांस देखने को मिलेगा वो इन कंपैरिजन टू फर्स्ट रिस्पांस हायर देखने को मिलेगा और रैपिड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट या इस पैथोजन के अगेंस्ट पहले से हमारे बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज़ बन रखे हैं, तो इसका रिस्पांस हमें क्विक देखने को मिलेगा। और इस टाइप जो एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होंगे वो आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज़ होंगे। तो दूसरा जो पिक दिखाई देगा वो आपका आईजीजी का दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग करेक्ट कर सकते थे। ये उसी का एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, ये आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आप पाउज करके इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको आप बाद में फर्दर स्टडी कर सकते थे। बाकी मैंने जो बोला एक्सप्लेन किया वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई थी। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मिनट हम अपना ही ऑन कर लेते हैं। कार्ल वुज established the salt subunit RNA sequence can be used to reveal evolutionary relationship between the various organisms. Based on this, which one of the following option is the stabilized phylogenetic arrangement of the three domain life? तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, फाइलोजेनेटिक ट्री दिए हुए हैं, बहुत सारी, 4 टोटल में फाइलोजेनेटिक ट्री दिए हुए हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है आपको पता होगा। हम लोग जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जाननी होती है तो उसको किस टाइम पे क्या ओरिजिनेट हुआ, उसका कॉमन इंसेस्टर कौन था, और कब कितने मिलियन ईयर में कितने उसके और प्रोजीनीज बने, कहाँ पर उसका नोड हुआ, कहाँ पर ब्रांचेस हुए, कहाँ पर कौन सा कैरेक्टर डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर में स्टडी करते हैं। तो कार्ल वुज एक फेमस साइंटिस्ट थे। तो ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो अलग अलग बेसिस पे बनाई जा सकती है। अलग अलग बेसिस का कहने का मतलब है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हो, या एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हो, या मॉलिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पे हो। तो कार्ल वुज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरआरएनए कि शॉर्ट सब यूनिट का क्या किया, यूज़ किया फाइलोजेनेटिक ट्री के एनालिसिस के लिए। इन्होंने आरआरएनए की सीक्वेंसिंग की और 2-3 ऑर्गेनिजम्स किया जो कि आपस में रिलेटेड लग रहे थे, उनमें इन्होंने क्या किया, कंपैरिजन किया, और जिसमें जितनी सिमिलरिटी दिखी उसके बेसिस पे इन्होंने फाइलोजेनेटिक ट्री दिया। तो यहाँ पे टोटल में 4 फाइलोजेनेटिक ट्री दिए गए हैं आपको। बेस्ट फाइलोजेनेटिक ट्री जो कि कार्ल वुज ने बनाया था, और जो 16S राइबोसोम या आरआरएनए की सब यूनिट जो होती है उससे करेक्टली मैच खाता हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे 3 चीज़ दिए गए हैं, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यूकैरिया। ये आप लोग बीएससी या 12th लेवल से पढ़ते आते हैं कि यूकैरियोट्स और आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं इन कंपेरिजन टू बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया का डाइवर्जेंस क्या हो जाता है, पहले हो जाता है, और बाद में जो आपके एक आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स होते हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से आपके ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये टिपिकल इन्फॉर्मेशन था। आप लोग इसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स भी मैच कर सकते हैं, जैसे 16S आरएनए की सीक्वेंसिंग की और 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें एक डोमेन बैक्टीरिया अलग रखा गया था और आर्की बैक्टीरिया और यूकैरिया को एक साथ रखा गया था, और ये क्या थे, सिस्टर पॉपुलेशंस की तरह कंसीडर किए गए थे। तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है, जिसका सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकन से बना होता है। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया होता है और ये भी एक्सट्रीमोफाइल की तरह होता है, ठीक है। यूकैरिया होता है ऑर्गेनिज्म, ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं जो कि यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप ये एक मैंने फाइलोजेनेटिक ट्री रखा है जहाँ पे इनका कॉमन इंसेस्टर था लूका आप लोग जानते होंगे, लास्ट यूनिवर्स कॉमन इंसेस्टर था। इन्हीं से आपकी 3 चीज़ें बनी, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यूकैरिया, ठीक है। जिसमें बैक्टीरिया पहले डाइवर्ज हो गया था, ये देख सकते हैं डाइवर्जेंस यहाँ से पहले हो गया। दूसरे साइड में आपका एक कॉमन एंसेस्टर इनका रहा होगा, और इसी से एक साइड क्या बना, आपके यूकैरिया बन गए, और दूसरे साइड एक साइड आर्किया बन गए और दूसरे साइड यूकैरिया बन गए। यूकैरिया के अंदर में सारे एनिमल्स बने, सीलिएट्स, ग्रीन प्लांट, फंजाई, फ्लैजलेट्स, माइक्रोस्पोरिडिया, ये सारे बने। आर्की बैक्टीरिया के अंदर में मेथेनोट्रॉप्स,
है ना, थर्मोट्रॉप्स और हेलो बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें बनी। बैक्टीरिया के अंदर में आपके कॉकस, न्यूमोकॉकस, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें बनी। तो आप लोग यहीं से मैच कर सकते थे, आर्की बैक्टीरिया और यूकैरिया क्या थे, आपस में क्लोजली रिलेटेड थे। तो ये एक ही ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। बाकी आपका ऑप्शन वन, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपका सेकेंड फाइलोग्राम को करेक्ट माना गया है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। ये आंसर की में भी देख सकते हैं, आपका आंसर लिखा गया है सी, मतलब आपका सेकेंड वाला फाइलोग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका ग्राफ नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ये सब भी करके जाया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन पढ़ते हैं। करेक्टली मैच द वायरसेस लिस्टेड कॉलम 1 विद द नेचर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग जेनेटिक मटेरियल लिस्टेड इन द कॉलम 2। तो यहाँ पे कॉलम 1 में आपका बैक्टीरिया के नाम दिए हैं, बैक्टीरियोफाज लैम्डा, बैक्टीरियोफाज M13, कोरोना वायरस और रियो वायरस। और कॉलम 2 में उनके जीनोम का टाइप दिया हुआ है कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे। तो ये टोटल में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आपको अगर आप इसको सही सही मैच करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा बैक्टीरियोफाज लेम्डा होता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफाज आपको पता होगा एक टाइप का क्या होता है, वायरस होता है, जो कि बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को क्या करता है, उस पर अपनी फीडिंग करता है। तो बैक्टीरियोफाज इसलिए इसका नाम बना होता है। ये बाई नेचर क्या होता है, एक टाइप का वायरस होता है। तो बैक्टीरियोफाज लेम्डा का जो जीनोम होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका बैक्टीरियोफाज लेम्डा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का, पी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। पी का फर्स्ट आपके 3 ऑप्शंस में दिख रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों पे अभी कन्फ्यूज़न है। आगे देखते हैं। बैक्टीरियोफाज M13, इस पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये टाइप का फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब आपका हो जाएगा क्यू का सेकेंड। क्यू का सेकेंड किस में दिख रहा है, आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी क्या हो जाएंगे, यहीं से आप क्या कर सकते थे, आपको इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। वैसे ही कोरोना वायरस आपको पता होगा, बहुत ही, है ना, 2019 के आसपास आया था और पूरे दुनिया में क्या मचा दी थी, पूरे हड़कंप मच गए थे। बहुत लाखों लोग क्या हुए थे, इससे मर गए थे। सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में देखा गया था, आपको पता होगा। तो इसका जो जीनोम था वो बहुत ही चर्चे में था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था और ये क्या कर सकता था, अपने जीनोम को बहुत जल्दी से चेंज कर सकता था। इसीलिए इसके लिए वैक्सीन बनाना बहुत कठिन हो रहा था साइंटिस्टों के लिए, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसको सार्स कोव 2 के नाम से जानते हैं। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। कोरोना वायरस इसका वेरिएंट हो जाएगा 2। तो इसका जो जीनोम होता है वो क्या होता है, आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, ठीक है। तो ये मैच, पूरे मैच ही दिए थे, मतलब उसी के सामने में उसी का जीनोम दिया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ और बैक्टीरियोफाज के वेराइटीज़ के यहाँ पे नाम लिखे हैं और उनका जीनोम भी यहाँ पे लिख के दिया है। मे बी अगले एग्ज़ाम में ये आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन से आप इसको कर सकते थे। ये पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको पता होता तो आप इसको इजीली कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 77। A culture of lactose plus Escherichia coli is grown in a medium lacking lactose or any other beta-galactosidase. The response of the lac operon upon induction of bilactose can be monitored by measuring the levels of lac mRNA, beta-galactosidase enzyme and permease enzyme. Which one of the following profiles correctly captures the on-off response of to lactose? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपका लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन पूछा गया है। लैक ओपेरॉन आप लोग को पता होगा, एक टाइप का रेगुलेटरी मॉडल होता है, जिसमें क्या होता है, ये लाइक ओपेरॉन का टिपिकल वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिसमें लैक्टोज का फॉर्मेशन, लैक्टोज के जीन का जो फॉर्मेशन है, जिससे आपके 3 टाइप के जीन होते हैं, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। जेड जीन आपका क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है। वाई जीन लैक्टोज परमिएज बनाता है और ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है आपका ए जीन।
तो इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होगा या नहीं होगा, इनसे प्रोटीन बनेगा नहीं बनेगा, एमआरएनए सिंथेसिस होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं लैक्टोज के प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंडेंट होती है। आप लोग जानते होंगे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो वो क्या कर देती है, उसके सिंथेसिस को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। तो सेम कहानी यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसका एक रेगुलेटरी जीन होता है जो कि एक एमआरएनए बनाता है और इसी एमआरएनए से कोई रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, जो इसके जो एमआरएनए या जो डीएनए होते हैं उसके ऑपरेटर वाले रीजन पे जाके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। और ऑपरेटर रीजन पे जैसे ही बाइंड होता है तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे तो बाइंड होगा बट आगे नहीं बढ़ पाता, जिससे इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। दैट मीन्स प्रोटीन हमारा क्या हो पाता है, या जो लैक्टोज परमिएस के जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें नहीं बन पाती हैं। तो ये कंडीशन होता है जब लैक्टोज क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज क्या बनाता है, एलोलैक्टोज बनाता है। और ये एलोलैक्टोज किससे जाके बाइंड हो जाता है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाता है जो कि ऑपरेटर पे बाइंडेड था और रिप्रेसर को इनहिबिट कर देता है, जिससे ऑपरेटर रीजन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है और आपका आरएनए पॉलीमरेज इस पर रन करता है। और रन करने के बाद क्या बनता है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंजाइम्स हैं वो बन जाते हैं। और इस तरीके से ये लैक ओपेरॉन मॉडल ऑन या ऑफ की कंडीशन में रहता है। लैक ओपेरॉन ऑन कब होगा, जब आपके इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा और आपके बीटा ग्लाइकोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज और ट्रांसएक्सिडेज बनेंगे। और ऑफ किस कंडीशन में होगा, जब रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर रीजन से बाइंडेड रहे। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता था। अब इसके बेस पे क्या दिया गया है, टोटल में आपको 3 ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, सॉरी 4 ग्राफ दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट ग्राफ मैच करना है। इन्होंने कुछ कंडीशन दे रखे हैं, वो कंडीशन मैं पढ़ लेता हूँ। इन्होंने ऑन ऑफ कंडीशन दिया है जहाँ पे यहाँ पे एक बार लैक्टोज ऐड किया गया है, एक बार लैक्टोज रिमूव किया गया है। तो उसके बाद में क्या क्या चीज़ें कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आपको एक ग्राफ के अंदर में 3 चीज़ें दी गई हैं। जो डेज करके दिया गया है वो लैक एमआरएनए के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जो मतलब ज़्यादा डॉट 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 करके दिया गया है वो बीटा ग्लैक्टोसाइलेज के लिए दिया गया है। एक सीधी लाइन दिख रही है वो परमिएज के लिए दिया गया है। तो बेसिक सी बात है, सबसे पहला तो ये कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज ऐड किया गया है, तो आपको सबसे पहले लैक एमआरएनए तो बनना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन होगा और क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। बिकॉज लैक्टोज है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलोलैक्टोज में। और एलोलैक्टोज क्या करेगा, इनहिबिटर से बाइंड करेगा और इनहिबिटर लैक ओपेरॉन के ऑपरेटर वाले रीजन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो एमआरएनए का जो लेवल है वो तो हाई दिखना चाहिए लैक्टोज को ऐड करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, 3 में दिख रहा है, लेकिन 4 में नहीं दिख रहा है। 4 में इसका नंबर बहुत कम दिख रहा है, तो ये 4 ऑप्शन तो नहीं होगा। तो 4th ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात करें, जब लैक्टोज हटा दिया गया, तो लैक्टोज हटा दिया गया तो लैक एमआरएनए के लेवल आपको क्या दिखने चाहिए, कम दिखने चाहिए। लैक एमआरएनए के लेवल आपको क्या होना चाहिए, कम। तो ये देखिए जैसे ही लैक्टोज ऐड किया गया तो यहीं से इसका लेवल क्या होना चालू हो गया, डिक्रीज होना चालू हो गया। तो ये तो सारे में मैच हो रहा है, तो इसके बेसिस पे नहीं कर सकते आप। अब आपका बीटा ग्लैक्टोज और परमिएज है, इनके लेवल भी क्या होंगे, कंटिन्यूली डिक्रीज होते जाएंगे। तो बीटा ग्लैक्टोज और परमिएज के लेवल भी कंटिन्यू डिक्रीज होते जाएंगे, तो इन दोनों में डिक्रीज होते दिख रहे हैं। इसमें परमिएज का लेवल क्या है, थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, फिर बीटा ग्लैक्टोसाइड ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले जीन किसका है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का है। तो बीटा ग्लैक्टोसाइड हाई अमाउंट में होगा इन कंपेरिजन टू आपके परमिएज के। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज पहले दिखना चाहिए, तो ये पहले मेरे को दिख रहा है ऊपर है, मतलब इसका जो अमाउंट है वो इन कंपेरिजन टू परमिएज ज़्यादा है। बिकॉज ये जीन क्या है, पहले प्रेजेंट है, तो इसके कॉपीज़ क्या बन जाएंगे, ज़्यादा बन जाएंगे। उसके बाद अगर इनहिबिट हो रहा है सपोज कीजिए, तो इसके नंबर मुझे इन कंपेरिजन टू बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कम दिखने चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पी, मतलब पी वाले ग्राफ में, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या हो रहा है, करेक्टली मैच हो रहा है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इररिलेवेंट हो जाएंगी, क्योंकि सारे जो फीचर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं, वो मैच हो रहे हैं खाली पी वाले आपके ग्राफ से। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। ठीक है, विच ऑप्शन करेक्टली मैच द स्ट्रक्चर इन अ बैक्टीरियल सेल विद देयर करस्पॉन्डिंग फंक्शंस। तो यहाँ पे 2 कॉलम दिया हुआ है, ये मैच द कॉलम बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो ये आप लोग ऐसे जरूर करके जाइएगा। कॉलम 1 में आपको कुछ बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के नाम दिए हुए हैं, जैसे सेल वाल हो गया, फिम्बरी हो गई, फ्लैजिला हो गया और पिलाई हो गई।
और कॉलम 2 में उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आपको इसको मैच करना है। ये सबसे इजी क्वेश्चन था। सेल वॉल का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन में काम होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ऑस्मोटिक स्ट्रेस। फिम्बरी का क्या काम होता है? ये फिम्बरी क्या होती है? किसी जगह चिपकने के लिए होती है, तो अटैचमेंट टू सरफेस। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला पीछे पाया जाता है, ये बैक्टीरिया सपोज करते हैं पूंछ टाइप का होता है, जो उसको मोटिलिटी या मूवमेंट प्रोवाइड करता है। पिलाई होता है, जो सेक्स पिलाई बोलते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए आता है। तो ये पूरा कॉलम, ये मैच द कॉलम एक्चुअली में था नहीं, ये मैच करके ही दिया हुआ था सारी चीज़ें। तो पी का फर्स्ट, क्यू का सेकेंड, आर का थर्ड एंड एस का फोर्थ। ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसको आप इजीली कर सकते थे। ये उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये सिंपल सा नॉलेज होता तो आप 2 मार्क्स आसानी से अपना गेन कर सकते थे। आई थिंक इसके बाद दो या 3 क्वेश्चन और बचे हैं। एक मिनट मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना, गला सूख जाता है, क्या करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 79। थोड़ा दूसरा कलर का इंक ले लेते हैं, फिर से चेंज कर लेते हैं। चलो ग्रीन कलर ले लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट? ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, इसमें से क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। इज आर बोलने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं? करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको 3 स्टेटमेंट, पूरा चालू स्टेटमेंट हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द फ्री लिविंग बैक्टीरिया वोल्बेसिया इज ह्यूमन पैरासाइट। तो वोल्बेसिया ये ह्यूमन पैरासाइट नहीं होता भाई, ये एक टाइप का पैरासाइट जरूर है, ये एक टाइप का एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरियम होता है, जो कि ऑर्थोपोड्स और निमोटोड्स में पाया जाता है। ठीक है, उनके बॉडी के अंदर में पाया जाता है। ये सेल के अंदर में रहने वाला एक टाइप का क्या है? एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जो कि ह्यूमन पैरासाइट नहीं है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बात करें, मेक्सोकोकस आर ग्रुप ऑफ प्रीडेटरी बैक्टीरिया। प्रीडेटरी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कुछ स्ट्रक्चर बना के दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, कुछ सिक्रेटरी एंजाइम से, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करके उनको डेथ कराते हैं। तो मेक्सोकोकस उसी की कैटेगरी में आता है। ये एक प्रीडेटरी बैक्टीरिया होता है, जो कि फ्रूटिंग बॉडीज या हंट फ्रूटिंग बॉडीज बना के क्या करता है, माइक्रोस के ऊपर सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, और उनको क्या कर देता है? प्रीडेशन कर देता है उनका। तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो जाएगा। सी में देखते हैं, डिक्टियोस्टीलियम इज अ स्लाइम मोल्ड दैट एग्रीगेट्स टू फॉर्म सोशल ग्रुप्स। तो डिक्टियोस्टीलियम बेसिकली सिंगल अमीबाइड सेल होते हैं, जो कि इन कंडीशन ऑफ स्टारवेशन, या फिर जैसे आप लोग पूरम सेंसी एक टर्म पढ़े होंगे, जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया के कॉलोनीज क्या होते हैं, एग्रीगेट होके अपना रिस्पॉन्स शो कर पाते हैं। अकेले का रिस्पॉन्स उनका काफ़ी नहीं होता, तो ये जब कभी एडवर्स कंडीशन आता है तो एक जगह पे एग्रीगेट हो जाते हैं। तो और क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये कॉलोनी का या सोशल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिक्टियोस्टीलियम उसी का टिपिकल एग्जाम्पल है। ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। एक्टिनोमाइसिटीज इन अ सॉइल आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अर्थी ओडर्स। तो क्या होता है, बारिश के समय में देखे होंगे, जैसे खेत जुती है, सपोज कीजिए बारिश के समय आया और खेत जुती हुई है, वहाँ पे मिट्टी क्या है, निकला हुआ है, और अब जैसे बारिश होती है तो आपको भीनी भीनी खुशबू आती है। तो वो खुशबू आती है, वहाँ पे एक्टिनोमाइसिटीज के कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे टिपिकल स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है एक टाइप का एक्टिनोमाइसिटीज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ये टाइप के क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक टाइप के केमिकल सिक्रेट करते हैं, जो बोलते हैं जियोस्मिन। जियोस्मिन इसलिए क्योंकि ज़मीन से आ रहा है, तो इसलिए जियोस्मिन इसको बोल दिया गया है। ठीक है, जैस्मिन, जियोस्मिन, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो इससे क्या होती है, ऐसी आपको भीनी भीनी अर्दी ऑर्डर्स आपको या स्मेल आपको आती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, डी ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी, सी, डी तीनों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। उन सभी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ इससे गो थ्रू कर सकते हैं। फिर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल माइक्रोब म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे एक टाइप का एनिमल इंटरेक्शन दिया हुआ है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है भाई?
सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज, दो स्पीसीज होंगे और दोनों स्पीसीज को क्या होगा, साथ साथ रहेंगे और साथ साथ रहने से दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। मतलब स्पीसीज वन को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, स्पीसीज टू को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहाँ पे दोनों को फायदे हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इज आर बोला है, मतलब एक से दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। ह्यूमन और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या कॉज करता है, टीबी कॉज करता है। तो इंसानों में अस्थमा कर रहा है, तो इंसान को क्या फ़ायदा भाई इससे, इससे तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसको फ़ायदा है, बट इंसान को कोई फ़ायदा नहीं। तो इंसान को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है और इसको बेनिफिट हो रहा है। तो ये तो म्यूचुअलिज्म नहीं होगा, इसको पैरासिटिज्म मान सकते हैं। सॉरी। अगला आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है, डॉग एंड रेबीज लिसा वायरस। तो डॉग में क्या होता है, रेबीज के बैक्टीरिया रहते हैं, तो डॉग में के अंदर ग्रो करते हैं, तो डॉग के लिए भी वो हार्मफुल है, तो ये भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल नहीं होगा। अगला है ह्यूमन एंड लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम। तो ये आपका हो जाएगा म्यूचुअलिज्म का ऑप्शन, क्योंकि देखिए क्यों, क्योंकि लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम एक टाइप का क्या होता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, जो कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ ह्यूमन के गट में पाया जाता है और फर्मेंटेड फूड्स में पाया जाता है, जैसे दही वगैरह हो गया। और ये डाइजेशन और गट के हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ अपना खुद का ग्रोथ करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में। तो ह्यूमन के लिए डाइजेशन को अच्छा करेगा और खुद का ग्रोथ भी हो जाएगा, तो इसमें ह्यूमन को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म के लिए। ऑप्शन डी बोल रहा है काऊ और रूमिनीकोकस एल्बस। तो काऊ क्या होता है, एक रूमिनेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि जल्दी जल्दी में कोई चीज़ चबा लेता है, फिर बाद में उसको निकल के फिर से उसको डाइजेस्ट करने के लिए और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो उसके लिए वहाँ उसके बॉडी में एक टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है, रूमिनीकोकस एल्बस, जो कि सेल्यूलोज को डिग्रेड करने वाला होता है। जनरली जो आप लोग जानते होंगे, काऊ क्या है, एक टाइप का हर्बीवोर होता है, जो कि घास वगैरह को खाता है, पेड़ के पत्तों वगैरह को खाता है, और पत्तों में क्या होता है, उनका वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज बहुत ही फाइबर युक्त एक पदार्थ होता है, और इसको एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत कठिन होता है डाइजेस्ट करना। तो काऊ में इसी को डाइजेस्ट करने के लिए रूमिनीकोकस एल्बस टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ अपने आप को ग्रोथ करने के लिए भी उसको एक क्या मिल जाता है, एक जगह मिल जाता है, प्लेस मिल जाता है। तो इसमें भी दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं जो मैंने लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम बैक्टीरिया बताया। लैक्टोबैसिलस आप लोग जानते होंगे, दही वगैरह में देखने को पाया जाता है। तो आपका सी और डी क्या हो जाएंगे, म्यूचुअलिज्म के करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो कि एल्डोज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज आर कैटेलाइज्ड बाय एल्डोलेज एक टाइप का एंजाइम होता है। ये आपने कहाँ सुना है, ये आपने ग्लाइकोलिसिस में सुना है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, आप लोग जब ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हो तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर है ना, फिर फ्रक्टोज बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है, फिर इसके बाद क्या बनते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है एक साइड, और एक साइड क्या बनता है आपका, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। तो इसमें आपका जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको ढाप करके हम लोग पढ़ते हैं, और एक साइड क्या बनता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इन दोनों में एल्डोलेस का यूज़ होता है। तो एल्डोलेस का फॉर्मेशन में ये दोनों क्या होते हैं, दोनों साइड हो सकते हैं, बाई डायरेक्शनल हो सकते हैं, ठीक है, जिसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है हिंदी में, है ना। तो इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल और 3 फॉस्फेट दोनों को जोड़ के क्या बनाया जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया जा सकता है। तो एल्डोलेस का तो यहाँ पे यूज़ होगा। तो किस किस रिएक्शन में यूज़ होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, पहला ऑप्शन है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल और 3 फॉस्फेट को जोड़कर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बनाया जाता है। ये पहला ऑप्शन में आपका करेक्ट हो जाएगा, पहले फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा है क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये पेंटा फॉस्फेट पाथवे आप लोग जानते होंगे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसको पी करके जानते हैं, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। उसका नीचे में ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट को जोड़ के क्या बनाया जाता है, सेडू हेप्टोलोज 1,7 बिसफॉस्फेट बनाया जाता है, जिसको एसबीपी बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एल्डोलेज का ये इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। तो एल्डोलेज यहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर सी,
डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट होता है, तो इसको कन्वर्ट करने वाला देखिए ढाफ है और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है। इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ना कि एल्डोलेज। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एल्डोलेज नहीं इन्वॉल्व है, बल्कि कौन सा इन्वॉल्व है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये भी ग्लिसरॉल आप ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में इसको भी पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट को जोड़कर सेडुहेप्टोज बनाया जाता है। तो ये तो बी वाले जैसा ही है, बी को क्या कर दिया, उलट दिया, जस्ट इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। आप 1+2 लिखो तब भी 3 होगा, 2+1 लिखो तब भी 3 होने का। तो ये ऑप्शन नंबर ए बी डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मे बी इसका आंसर की में ए और बी लिखा था, लेकिन ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसका ए बी डी होना चाहिए। आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो क्वेश्चन और होंगे मे बी, इसके बाद फिर खत्म हो जाएगा हमारा सेशन। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन थे, वो 20 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑप्शन करेक्टली मैच द एंटीबायोटिक विद देयर टारगेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉलम दिए हैं, एक साइड एंटीबायोटिक, दूसरा टारगेट रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो एंटीबायोटिक के नाम दिए हुए हैं और टारगेट दिए हैं। बेसिकली देखो, एंटीबायोटिक क्या होते हैं आप लोग को पता होगा, ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन में क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और बैक्टीरिया पॉपुलेशन को ग्रो करने नहीं देते हैं। वो और बहुत सारे डिजीज़ में हमारे बॉडी में यूज होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स आजकल आ चुके हैं। जैसे आप लोग सर्दी वगैरह में या फिर बहुत सारे डाइजेशन इश्यूज वगैरह में एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स नाम, जैसे पेनिसिलिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, रिफेम्सिन हो गया, नेलिडिसिकेसिड और सिप्रोफॉक्सिन, ये सारे सर्दी वगैरह में आप लोग ये जब कंपोजिशन देखेंगे, मेडिसिन के टेबलेट आप लेते हैं सर्दी वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी आपको उस टाइम पे दिखाई देंगी। तो इनका क्या होता है, एक टारगेट होता है बैक्टीरिया के पॉपुलेशन, बैक्टीरिया पॉपुलेशन को ये कैसे मारते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्या करते हैं, बैक्टीरिया के किसी टारगेट मतलब किसी ऑर्गन या फिर किसी स्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, या प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट करेंगे, या कोई राइबोसोम को टारगेट करेंगे, या बड़ी सब यूनिट को राइबोसोम की, या छोटी सब यूनिट को, है ना। जो टिपिकल ऐसे स्ट्रक्चर को टारगेट किए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया के बॉडी में ही हो, ह्यूमन के बॉडी में ना हो। अगर ह्यूमन के बॉडी में भी होता तो अगर उस आप मेडिसिन को ले रहे हैं तो आपके बॉडी को भी हार्म कर सकता है। तो इसलिए टिपिकल ऐसी चीज़ को टारगेट बनाया जाता है एंटीबायोटिक बनाने समय कि वो हमारे बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, वो पर्टिकुलर उस पैथोजन को ही नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पे पेनिसिलिन है, वो क्या करता है, एक टाइप के ट्रांसपेप्टाइडेज टाइप का, जो एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस में यूज़ होता है, तो इसके टारगेट करता है। तो पेनिसिलिन क्या होता है, सेल वॉल को बनने नहीं देता बैक्टीरिया की, तो इसलिए बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो पेनिसिलिन किस पे एक्ट करेगा, ट्रांसपेप्टाइडेज पे एक्ट करेगा, जो कि सेल वॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। कैनामाइसिन की बात करें तो ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट 30S सब यूनिट। अब बात करेंगे 30S सब यूनिट, तो छोटी सब यूनिट तो ह्यूमन में भी पाई जाती है, लेकिन ह्यूमन में पाई जाती है वो छोटी सब यूनिट होती है 40S की, और कैनामाइसिन पर्टिकुलरली 30S सब यूनिट को टारगेट करता है राइबोसोम की। तो इसलिए राइबोसोम अगर नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। रिफेम्सिन की बात करें तो रिफेम्सिन आरएनए पॉलीमरेज को टारगेट करता है, जो कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा तो आरएनए की सिंथेसिस ही नहीं होगी, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर का सेकेंड हो जाएगा। अब देखते हैं, मैच करते हैं। पी का 4, पी का 4 तीन ऑप्शन में है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 तो इनकरेक्ट हो जाएगी इसके बेसिस पे। कैनामाइसिन का फर्स्ट, क्यू का फर्स्ट, दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो मतलब ये भी अब कट हो गया है, ये और ये दोनों सही हो सकते हैं। अगला देखते हैं, रिफेम्सिन आरएनए पॉलीमरेज, आर का क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड, आर का सेकेंड, आर का सेकेंड आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में भी और पी में भी, अभी भी क्लियर नहीं है। एस का थर्ड, तो आपके ओके, अच्छा अच्छा, सॉरी टी दिखा है, इसका थर्ड होगा ना, इसका
आपका क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन है, इसका डीएनए गायरेज हो जाएगा, सिप्रोफ्लॉक्सिन टी का थर्ड, मतलब ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टी ये वाला, एस का थर्ड नहीं होगा, इसमें नियाल्डिसिक एसिड है, तो नियाल्डिसिडिक एसिड ये भी डीएनए गायरेज पे काम नहीं करता है, ये टोपोआइसोमरेज 2 पे काम करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैंने दे के रखा है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 83 ये बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, द डबलिंग टाइम ऑफ इशरिचिया कोलाई इज 30 मिनट्स, इज अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज इज टेस्टेड fast E7 has a life cycle of 20 minutes and a burst size of 200 fast per infected Escherichia coli cell. Phage absorption is instantaneous and occurs at one multiplicity of infection. Bacteria infected within multiple or single phage give the same burst. 5000 plaque forming the unit of T7 phage are added to culture to 2 into 10 this power 7 ऐसा होगा। ठीक है, Escherichia coli cells assuming normal cell division, the Escherichia coli culture will lies completely by full cycle of bacterial cell division। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको Escherichia coli के पॉपुलेशन की बात की गई है और उसमें बैक्टीरियोफाज के पॉपुलेशन को हम लोग ग्रो कराते हैं, दोनों को ग्रो कराते हैं। तो इशरिचिया कोलाई का डबलिंग टाइम होता है 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में अगर इशरिचिया कोलाई पहले में इनिशियल अमाउंट 100 है तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा, वो 200 हो जाएगा। अगले 30 मिनट में मतलब 1 घंटे में वो कितना हो जाएगा, 60 मिनट में वो 400 हो जाएगा। तो ये डबलिंग टाइम है। और एक साइड बात की गई है आपकी फेज की, फेज का जो लाइफ साइकिल है वो 20 मिनट का है, तो 20 मिनट बाद इसका भी नंबर क्या हो जाएगा, बर्स्ट साइज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे, बर्स्ट साइज का मतलब ये है कि इशरिचिया कोलाई क्या करते हैं आपके, इशरिचिया कोलाई जाते हैं ग्रो करते हैं आपके बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं, इशरिचिया कोलाई के बॉडी के अंदर में ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के बाद वो जब 200 के साइज में हो जाते हैं तो वो सेल क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है और 200 फाज वहाँ से निकल जाते हैं। तो हर 20 मिनट में इनके नंबर भी क्या देखने को मिलेंगे, आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल नंबर दिया हुआ है और इंक्रीज नंबर दिया हुआ है। तो कुल मिला के ये पूछा गया है कि इशरिचिया कोलाई के कितने साइकिल्स लगेंगे, सारे ई कोलाई के कितने मतलब साइकिल्स चलेंगे जिससे सारे जो बैक्टीरियोफाज हैं वो क्या कर सकें, इस ई कोलाई के पूरे कल्चर को क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। तो ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड है, इसका कैलकुलेशन मैंने अगले स्लाइड में दे रखा है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए आपको सारे डेटा गिवन है। पहला आपको इनिशियल नंबर दिया हुआ है ई कोलाई का। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ई कोलाई सेल आफ्टर ईच डिवीजन। तो ई कोलाई का डबलिंग टाइम क्या है, 30 मिनट है। तो पहले 30 मिनट में एक डिवीजन में सबसे पहले इनिशियल नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁷। तो 30 मिनट बाद उस डबल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 10⁻⁷ हो जाएगा। 60 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये हमारा इनिशियल पॉपुलेशन हो जाएगा और अमाउंट क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर अगले बार इतना हो जाएगा, फिर अगले बार इतना हो जाएगा। इस तरीके से 4 साइकिल में क्या हो जाएगा, 3.2 × 10⁸। अब अगला क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेज। अब हमने इशरिचिया कोलाई तो कैलकुलेट कर लिया, अब फेज को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हर एक साइकिल के बाद फेज का नंबर कितना इंक्रीज होता है। तो सबसे पहला इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, 5000 था, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। 20 मिनट के बाद एक बस्ट साइज है, मतलब एक इशरिचिया कोलाई के बस्ट होने से 200 फाज निकलते हैं। तो 5000 से कितने निकलेंगे, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो 1 × 10⁶, ये 20 मिनट में होगा। अगले 20 मिनट में फिर डबल हो जाएंगे 40 में, तो ये इनका अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ हो जाएगा। और 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 4 × 10⁻10। तो अब क्या करना है, आपको एनालाइज करना है कि फेज के जो एंड बैक्टीरिया के जो पॉपुलेशंस हैं वो 60 मिनट में आप अगर एनालाइज करते हैं, ये आपको ई कोलाई का पॉपुलेशन 60 मिनट में इसके नंबर देखिए 8 × 10⁻⁷ ई कोलाई प्रेजेंट थे। ठीक है, ई कोलाई प्रेजेंट थे और इनको लाइज करने के लिए देखिए यहाँ पे 60 मिनट में ही कितने प्रेजेंट हो गए हैं, 4 × 10⁻10 फाज हो गए हैं। तो ये कंपेरेटिवली इनसे ज़्यादा ही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सफिशेंट हो जाएगा किसके लिए, सारे इशरिचिया कोलाई को क्या करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, लाइज करने के लिए। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। टोटल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट, तो हमारा क्वेश्चन 60 मिनट में नहीं पूछा है, हमारा क्वेश्चन पूछा है कितने साइकिल्स लगेंगे। तो इशरिचिया कोलाई का डबलिंग टाइम क्या है, 30 है।
30 मिनट है, ठीक है। तो 60 मिनट में क्या हो जाएंगे, 2 साइकिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 साइकिल्स हो जाएंगे। तो ये आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, मैंने जब थोड़ा जल्दी जल्दी में किया तो आपको समझ आया है नहीं आया है, एक बार देख लीजिएगा। बाकी सिंपल सी चीज़ें हैं, सारे एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन बैक्टीरियल सैंपल टारगेटिंग अ स्पेसिफिक जीन। Here are three copies of this gene. There are three copies of each gene in the bacterial genome. Prior to DNA extraction, the bacteria were incubated to allow one cycle of growth. 3072 amplicon copies were obtained after 9 cycle of PCR. Assume 100% of efficiency at each step. The initial bacterial count in the sample was, तो आपको सारे डेटा दिए गए हैं। यहाँ पे पीसीआर हम लोग परफॉर्म करते हैं। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें किसी भी जीन या डीएनए की कॉपी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसके क्वांटिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो इसमें डेटा दिया गया है कि सबसे पहले क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरियल जीनोम से, और उस बैक्टीरिया के पास क्या है, हर एक बैक्टीरिया के पास उस जीन की 3 कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है। 3 कॉपीज प्रेजेंट है शुरू में, और अब क्या है, उसके बाद हर एक साइकिल में क्या हो जाता है, उनका नंबर डबल हो जाता है। जैसे सबसे पहले 2 कॉपीज़ हैं तो अगले में 4 हो जाएंगे, अगले में 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32 हो जाएंगे। पीसीआर इस तरीके से चलता है। अब हमको ये मानना है कि पीसीआर 100% चल रहा है, मतलब 2 से 4 बन रहा है, 4 से 8 बन रहा है, कहीं बस कोई आपको मिसमैच देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे डेटा दे दिया गया है कि लास्ट में टोटल में 9 साइकिल चलते हैं, पीसीआर के 9 साइकिल चलते हैं, तो आपको 3072 कॉपीज़ मिलते हैं फाइनल में। तो आपको क्या बताना है कि इनिशियल कॉपी कितनी रही होगी, इनिशियल कॉपी। तो इसका फॉर्मूला है इनिशियल कॉपी कैलकुलेट करने का, जिसमें फाइनल एम्प्लीकॉन इज इक्वल टू आपका इनिशियल एम्प्लीकॉन, फिर आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका n, 2 का पावर n का मतलब ये हो जाता है नंबर ऑफ साइकिल्स। तो नंबर ऑफ पीसीआर के साइकिल क्या है, 9 है। तो फाइनल एम्प्लीकॉन आपको कितना दिया है, 3072 बराबर इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल टारगेट पॉपुलेशन आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर n क्या है, 9 है। यहाँ पे 9 साइकिल है, तो 2 का पावर n करेंगे तो 512 के आसपास आएगा। तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए, इनिशियल पॉपुलेशन को इधर ले आइए और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 3072 और 512 आपका कितना नीचे में आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स आएगा शायद, ठीक है, 6 टाइम्स जाएगा। तो इसमें आपको क्या इनिशियल टारगेट पॉपुलेशन क्या मिल गया, 6 मिल गया। लेकिन हर एक जीन की कॉपी क्या है, 3 बार प्रेजेंट है, ठीक है, 3 बार प्रेजेंट है। तो टोटल में इनिशियल पॉपुलेशन कितना रहा होगा, 3 दूनी 6 रहा होगा, मतलब 2 कॉपीज़ रही होंगी। लेकिन इनका जो ग्रोइंग टाइम है, ये बैक्टीरिया है बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे माना गया है कि ये जैसे ही हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट करते करते में ही क्या हो गया, वो एक साइकिल पूरा कर लिया। तो 1 से 2 बार वो क्या हो गया, 1 से डबल वो पहले ही हो गया। तो 2 हमारे पास प्रेजेंट है, दैट मीन उनका इनिशियल पॉपुलेशन क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, तभी वो 1 से 2 हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस बेस पे होनी थी, और अगले पार्ट में इसका आंसर क्या होना था, 1 होना था। अगले स्लाइड में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए दे रखा है, तो आप वहाँ से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसको मैं एक बार आपको वो स्लाइड निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको गिवन डेटा, हाँ ठीक है भाई, देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टारगेट कॉपीज़ पर जीनोम क्या थे, हर एक के पास 3 कॉपीज़ थी। टोटल पीसीआर साइकिल कितने रन कराने थे, 9 कराने थे। फाइनल कॉपीज़ कितने मिले हमको, 3072 मिले। पीसीआर की एफिशिएंसी 100% है, और हमने माना है कि बैक्टीरियल अंडरवेंट 1 साइकिल ऑफ ग्रोथ बिफोर डीएनए एक्सट्रैक्शन, क्योंकि इनका ग्रोथ क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया काउंट डबल बिफोर एक्सट्रैक्शन, तो हमने डीएनए जैसे एक्सट्रैक्ट किया उससे पहले इनका अमाउंट क्या हो सकता था, डबल हो चुका था। तो ये अगर 2 आ रहा है, दैट मीन इनका पॉपुलेशन क्या होना था, मतलब इनके जो नंबर्स होने थे वो 1 होने थे। 2 तो हमने पीसीआर करने से पहले उनका अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं। पहले स्टेप में आपको पीसीआर एप्लीकेशन फार्मूला यूज़ करना है, जहाँ पे फार्मूला होता है फाइनल एम्प्लीकेशन कॉपी इज इक्वल टू इनिशियल टारगेट कॉपीज मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर n। अब इसके वैल्यूज़ हमारे पास हैं, रख देते हैं हम लोग। इनिशियल हमको पता नहीं है, इसको हमको कैलकुलेट करना है, और n की जगह में क्या है हमारा, ये 9 है, तो 9 वैल्यू रख दी। अब जब 2 के पावर n को सॉल्व करेंगे तो 512 आएगा, तो ये वैल्यूज़ रख दी। और जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो इनिशियल टारगेट कॉपीज़ बाहर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीज़न
डिवीज़न में चला जाएगा, 3072 ऊपर आ जाएगा, 512 नीचे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये लिखा था कि जो टारगेट जीन की कॉपीज़ हैं वो पर बैक्टीरियल जीनोम 3 बार हैं, तो 3 कॉपीज़ हैं और हमारे पास टोटल 6 कॉपीज़ हमारे पास प्रेजेंट है। तो 6 कॉपीज़ प्रेजेंट है तो उसको 3 से डिवाइड करोगे तो टोटल में हमारे पास 2 कॉपीज़ एक्चुअल में थी, क्योंकि उसी की कॉपी 3 बार प्रेजेंट थी, ठीक है। और 6 कॉपीज़ हमें मिली हैं, तो एक की 3 कॉपी, दूसरे की 3 कॉपी, इसलिए हमारे पास टोटल जो इनिशियल रहा होगा वो 2 रहा होगा। लेकिन एक कंडीशन और दिया है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करता है, तो इसलिए अंडरवेंट 1 साइकिल बिफोर द डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि बैक्टीरिया क्या है, हम जिस टाइम तक डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में टाइम लगता है, तो उस एक्सट्रैक्शन के टाइम में उन्होंने एक अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया होगा और अपने नंबर को क्या कर लिया होगा, इंक्रीज कर लिया होगा, डबल कर लिया होगा। तो इसलिए हमारे पास अगर कैलकुलेशन में 2 आ रहा है तो हम लोग मानेंगे कि हमारे पास उसकी कॉपी या इनिशियल कॉपी क्या रही होगी, 1 रही होगी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं। इसको आप स्लो में करके देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हैं। तो इस तरीके से माइक्रोबायोलॉजी पार्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीट होता है। आप हमारे आई फ्लाई के साथ जुड़ सकते हैं, गेट 2026 की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। ये आप इसको तैयारी करने के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन व्हाट्सअप करके हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे गिवन है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आई फ्लाई .NET का हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी विजिट करके आप सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आई फ्लाई से ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। आई फ्लाई और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराता है, चाहे वो CSA या नेट की बात हो, चाहे गेट की बात हो, ICMR, CUT, PG, ARS, SLET, गेट बी, DBT और भी अदर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड है, वो सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपको आई फ्लाई में देखने को मिल जाएगी। तो आप आई फ्लाई को ज्वाइन कर सकते हैं बाई टैपिंग नंबर्स, ठीक है। जो नंबर दिए हैं ये नंबर आप लोग को गिवन है, या आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी या सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज हमारे आप यूट्यूब चैनल पे भी आई फ्लाई नेट गेट करके सर्च करेंगे, यूट्यूब चैनल भी आप विजिट कर सकते हैं। अदर हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे वेबसाइट्स पे आप लोग अगर आई फ्लाई नेट गेट सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल और ये लोगो आपको दिखाई दे देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यही एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।